स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। भले ही मैं थोड़ा लेट विश कर रहा हूँ, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। अब दीपावली की तो छुट्टी थी ना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रोनाउन शुरू किया था। प्रोनाउन की 4 वीडियोस हो गई थी। एक उसके बेस पे मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख लें। उसमें पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें कवर हुई है। आज हम लोग का नया नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन शुरू होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज बारी है प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन की। सर रिलेटिव प्रोनाउन तो ठीक है, आपने रिलेटिव कंजंक्शन क्यों लिख दिया यहाँ पे? क्वेश्चन तो बनता है। वो इसलिए कि आपको अगर याद हो, पर्सनल प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन आया था, पजेसिव एडजेक्टिव आया था। वो दोनों एक चीज दूसरे से लिंक थी। तो वैसे ही यहाँ गई है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इसको हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक, जो चीजें साथ में पढ़नी है उसको एक साथ ही खत्म कर दो, क्यों अलग अलग पढ़ना। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। अभी कैसे लिंक है एक दूसरे से वो समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने के पहले आपको क्लॉज का पता होना बहुत जरूरी है। और क्लॉज मैंने नाउन में इसीलिए खत्म करा दिया था, जिससे आपको यहाँ पे मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो जो लोग नाउन की वीडियो नहीं देखे हो उसमें केवल नाउन नहीं है, बहुत सी चीजें मैंने बताई है जो इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं। तो जाके देखो उसको, तभी ये आगे की चीजें समझ में आएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्लॉज क्या होता है। कोई भी स्टेटमेंट जिसका एक सब्जेक्ट, उसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की वर्ब हो, वो क्लॉज बनता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखो, आई नो द बॉय। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। नो क्या हुई? वर्ब। और द बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक क्लॉज तो ये हो गया। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया हमको, एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा देखो, केम वर्ब हमको दिख रही है। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश का रूल मैंने बताया है कि अगर सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब होगी, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। तो ये जब वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट और कौन बचा? और तो इधर कुछ बचा नहीं, वो अलग क्लॉज है। तो यहाँ पे हु दिख रहा है, तो ये हु ही होगा इसका सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये। ठीक है, अब बात आई, हम लोगों ने देखा है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। दो क्लॉज को आप एक साथ जोड़ ही नहीं सकते हो विदाउट कंजंक्शन, ये इंग्लिश का रूल है। जैसे दो ट्रेन के डिब्बे हैं, एक इधर है एक इधर है, तो उनको जोड़ने के लिए ज्वाइंटर होता है ना बीच में, तो उसके बिना तो जोड़ नहीं सकते हो। तो उसी प्रकार दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तभी आप उसको एक पूरा सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे हुआ है। तो ये हु जो काम कर रहा है, मतलब ये कन्वेंशन का भी काम कर रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है दो क्लॉज में। तो ठीक, तो ये वो काम कौन कौन से कर रहा है देखो। पहले तो हम लोग सब्जेक्ट निकाले इसको, ये गेम का सब्जेक्ट है पहली बात। ये हु आया किसके लिए है? सर द बॉय के लिए आया हुआ है, द बॉय के लिए आया है हु। तो जो नाउन के लिए आता है वो कौन होता है? प्रोनाउन। तो पहला तो सब्जेक्ट का काम किया ये, फिर ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखे हम लोग कि कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है। ये लो, एक आदमी इतने काम कर रहा है। अभी देखो, इसके हमको फंक्शन पता चल गया कि हु कौन कौन सा काम कर रहा है। सब्जेक्ट वन है सर, कंजंक्शन भी है सर, प्रोनाउन भी है सर, सब कुछ कर ले रहा है हु। ठीक है, अब यहां से ये जो क्लॉज बना है दूसरा वाला, इसमें ये हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो ऐसे जो प्रोनाउन होंगे उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और उन्हीं को रिलेटिव कंजंक्शन भी बोलेंगे, जो दोनों काम कर रहे हैं। देखो यहाँ सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, प्रोनाउन का काम भी कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। कुछ सेंटेंस, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे आई एम
गोइंग एंड ही इज कमिंग। ठीक, आगे सेंटेंस है। तो ये हमने सेंटेंस को एंड से जोड़ा। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट तो नहीं बन रहा है इसका। इसका सब्जेक्ट तो ये है, इसका सब्जेक्ट ही है, आई का एम का सब्जेक्ट आई है। तो ये तो अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस, अलग अलग लग रहे हैं दोनों क्लॉज, उनको जोड़ा गया है एंड के थ्रू। तो एंड खुद प्रोनाउन वगैरह नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब जुड़ा है ये, तो ये हु प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, और ये वाले वर्ब के लिए सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो ये वाले जो हो गए वो कौन से हुए? रिलेटिव प्रोनाउन भी हुए, रिलेटिव कंजंक्शन भी हुए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो अब ये काम क्या कर रहा है सर? ये द बॉय को इससे रिलेट कर रहा है। ये क्या बता रहा है? हु केम यस्टरडे, ये वही लड़का है जो कल आया था। ठीक है, तो ये बॉय के बारे में ही बता रहा है ना, तो बॉय बॉय को रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? रिलेटिव क्लॉज। उसका नाम इसीलिए पड़ गया कि वो रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव क्लॉज बना रहा है। ठीक है, अब ये रिलेटिव क्लॉज काम किसका करता है सर? देखो बॉय क्या है? नाउन है। नाउन में ये क्लॉज क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है ना, कि वो लड़का जो कल आया था। तो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। तो नाउन में डिटेल कौन ऐड करता है सर? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव करता है तो वो काम किसका कर रहा होगा? एडजेक्टिव क्लॉज को। ठीक है सर, अब जो शुरू से लास्ट तक एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो कैसे बनेगा सर? रिलेटिव प्रोनाउन अपने आने वाले पहले नाउन को आगे वाले क्लॉज से रिलेट करके रिलेटिव क्लॉज बनाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन को अपने आगे वाले क्लॉज से रिलेट करके रिलेटिव क्लॉज बनाता है, जो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है। अभी समझ में आया? कोई पूछे ये रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? दोनों, कुछ भी बोल लो, नाम आप कुछ भी दे दो, रिलेटिव क्लॉज का दे दो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज दे दो। क्लियर? तो अब कोई पूछेगा रिलेटिव क्लॉज क्या होता है तो पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ लेगा आपको, इस तरह के ही देंगे, इस पे एरर बेस नहीं दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना के दे देगा कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये पहली पहचान हो गई, स्टेप नंबर 1 इसको मैंने डाल दिया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान हो गई है। चलो स्टेप नंबर 2 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आ जाओ, चलो स्टेप नंबर 2 में एक एग्जांपल लिखा है, आई नो हिम हु केम यस्टरडे। चलो केम वर्ब है, उसके पहले हु आया, उसका सब्जेक्ट हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, और आई नो हिम एक क्लॉज ये हो गया। ठीक है, अभी देखो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि नाउन लिखा हुआ था, स्टूडेंट लिखा था, वो नाउन था। यहाँ पे हिम क्या है? प्रोनाउन है। चलो तो एक बात और निकल के आई, ये हु किसके लिए लगा हुआ है? हिम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या निकल के आया? डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर लो। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को अपने आगे वाले क्लॉज से रिलेट करके रिलेटिव क्लॉज बनाता है, जो काम एडजेक्टिव क्लॉज का करता है। अभी समझ में आया? चलो, मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तीसरा स्टेप देखते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे ही है, सी है, तो आपको तो पता ही है कि सर ही सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो अगर मैं पूछूं क्यों होता है, ही सिंगुलर क्यों होता है, तो ही किसी एक लड़के को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से वो सिंगुलर होता है। सी किसी एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है, एक लड़की को, तो वो लड़की मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिंगुलर होता है। इसी तरह दे वो बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ प्लूरल लगता है।
तो यहाँ हु को क्या कहें, हु सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो बोलोगे सर ये जिसको रिप्रेजेंट करेगा उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से वो अपना रूप बदल लेगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है देखो, आई नो द बॉयज हु वॉज वर्क देयर। ठीक है, हु लिखा इसके लिए आया है, बॉयज के लिए। बॉयज सिंगुलर है ये प्लूरल? प्लूरल है सर, तो यहाँ वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर। यहीं पे अगर केवल बॉय लिखा होता तब क्या लगाते, तब सिंगुलर हो जाता, फिर वर नहीं लगाते, वॉज लगाते। तो तीसरे स्टेप में क्या समझ आई सर, हु सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है उसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर? चलो आगे फोर्थ स्टेप देखते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं। अभी मैं हु में दिमाग मत लगाने लगना, ठीक है? अभी पहले रिलेटिव प्रोनाउन देख लो, फिर अलग से पढ़ेंगे हु को। चौथा स्टेप देखो, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। दूसरा लिखा है आई नो द बॉय whom यू मेट। एक में सर हु लिखा हुआ है, एक में whom लिखा हुआ है। चलो, ये जो द बॉय लिखा है ये हु किस तरह रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह? तो बोलोगे सर ये केम क्या है, वर्ब। वर्ब की क्या है ये, सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई नो द बॉय whom यू मेट, ये वर्ब हुई मेट। मेट की सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। तो इसको तो अपना सब्जेक्ट मिल गया, नो को अपना सब्जेक्ट मिल गया, तो whom जाहिर सी बात है क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। द बॉय क्या है, यहाँ पे बोल लो कि ये मत सुनना द बॉय सब्जेक्ट है, नहीं। नो क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने बताया ना, दो केस में आते हैं ऑब्जेक्टिव केस, एक वर्ब के बाद, एक प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जब इसके लिए आया है और यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास सब्जेक्ट है मेड के पास, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, मतलब हूँ। तो यहाँ हूँ मत पढ़ने लगना, ये बता रहा हूँ कि अब डेफिनेशन हम लोग की चेंज हो गई। देखो थोड़ी सी फिर शुरू से चलो। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन को या प्रोनाउन को अपने आगे वाले क्लॉज से रिलेट करके रिलेटिव क्लॉज बनाता है। और किस तरह रिलेट करता है, या तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से रिलेट करेगा या तो ऑब्जेक्ट बन के रिलेट करेगा। आ रहा समझ में, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सर डिपेंड करता है कि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिंगुलर को कर रहा होगा तो सिंगुलर, प्लूरल को कर रहा होगा तो प्लूरल। ये रिपीट मैं इसीलिए करता हूं जिससे 3-4 बार एक ही चीजें सुनोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। क्लियर? चलो, तो अगर इसको स्ट्रक्चर दिया जाए तो देखो, सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय, नाउन प्रोनाउन मिला आपको। उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन मिलेगा, क्या है वो, whom है। ठीक, यहाँ पे क्या है, who है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन में नाउन है ये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव केस मिलेगा या ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जैसे हु क्या था, सब्जेक्ट, होम क्या था, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऊपर चीजें समझ ली होगी तो। क्लियर? बनाता क्या है ये, रिलेटिव क्लॉज बनाता है। ये क्या होगा यहां से यहां तक, रिलेटिव क्लॉज काम वो किस तरह करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज। कब से वही डेफिनेशन तो मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइनल क्या निकल के आया, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को अपने आगे वाले क्लॉज से मिला के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह रिलेट करेगा और रिलेट करके रिलेटिव क्लॉज बनाएगा, जो रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करेगा। आगे समझ, चलो आगे। तो ये हम लोग ने देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव कंजंक्शन की तरह भी वो काम करता है, क्योंकि वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है।
ठीक है। और वो जोड़ने का काम कैसे करता है कि वो अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के कर देता है और खुद कंजंक्शन भी बन जाता है। इस वजह से वो दोनों काम कर लेता है। ठीक। और जो कंजंक्शन थे जैसे मैंने एंड दिखाया, बट होता है, तो ये जो कंजंक्शन होते हैं वो ओनली कंजंक्शन होते हैं, मतलब वो केवल कंजंक्शन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कंजंक्शन में पढ़ेंगे तो ये बता दूंगा कि हाँ पहले कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलो। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन देख लिए, तब उसमें जो आते हैं कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं अलग अलग। तो पहला रिलेटिव प्रोनाउन आता है हु। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। हु किसके लिए यूज होगा? केवल पर्सन के लिए यूज होगा, दिमाग में रखना, केवल इंसान के लिए, पर्सन के लिए। एनिमल के लिए नहीं यूज होगा, प्लेसेस के लिए नहीं यूज होगा, मतलब इंसान के अलावा और किसी चीज के लिए नहीं यूज होगा। क्लियर? और यूज किस तरह होगा वो? सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, और एग्जांपल देखो, आई नो द स्टूडेंट हु हेल्प यू। ठीक है, क्लॉज बहुत जरूरी है, तभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आएगा। क्लॉज कैसे पहचाने? वर्ब जोड़े उसका सब्जेक्ट, मतलब ये क्लॉज हो गया यहाँ तक पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज देख लो, सब्जेक्ट होगा पीछे, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, यू सब्जेक्ट होगा, तो यहां से ये दूसरा क्लॉज। ठीक है, दोनों क्लॉज हम लोगों ने पहचान लिया। अब देखो, हु द स्टूडेंट के लिए आया है, मतलब सब्जेक्ट बन के आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब को उसके सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो वो ही बन सकता है ना। द स्टूडेंट को मत बना देना, क्यों नहीं बनाओगे? नो के बाद ये द स्टूडेंट है, ये तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट बना दोगे बिना किसी चीज के लिख के, बिना कोई कनेक्शन बना लगाए? तो वही काम तो कर रहा है ये हु बोलना, हमको बना लो ना सब्जेक्ट, इनके बिहाफ में हम बन जाएंगे, भाई भाई हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी के लिए बोला हम अपन काम करेगा सब भाई का, तो बोला ठीक है चलो तुम सब्जेक्ट बन जाओ। सब्जेक्ट बन गया, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया, एक पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोलूं राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इसी को मैंने रिप्लेस किया ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने राम की जगह पे ही लिख दिया। ठीक, ओरिजिनल सेंटेंस वो था, हमने प्रोनाउन को उसमें जोड़ के सेंटेंस चेंज कर दिया। तो जब प्रोनाउन चेंज किया जाता है तो वो पहले उसको नाउन की फॉर्म में रहा होगा, कुछ उसकी ओरिजिनल फॉर्म रही होगी, उसको छोटा मोटा करके कि रिपीट ना हो चीजें, तो प्रोनाउन जोड़ के सेंटेंस बना दिया जाता है। तो ये सेंटेंस बना कहाँ से होगा? आ जाओ वो देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा रहा होगा, आई नो द स्टूडेंट एंड ही हेल्प यू। देखो मेन सेंटेंस ये था, इसको छोटा काट छाट करके ये बनाया गया है, और काट छाट कैसे की गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं डेरिवेशन, कि कोई भी मेन चीज थी उसको ड्राइव करके नई चीज कैसे बनाई गई है समराइज करके। तो आ जाओ देखते हैं, इसमें भी देखो, नो वर्ब आई सब्जेक्ट, यहां तक एक क्लॉज हो गया, यहां तक दूसरा क्लॉज हो गया, ये तो अलग अलग एकदम दिख रहा है, और एंड हो गया कंजंक्शन। ठीक, बात क्या आई? एंड कंजंक्शन, ही है सब्जेक्ट, लिख देते हैं कंजंक्शन, शॉर्ट में लिखूंगा, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है और समझ रहे होगे आप लोग को, पहले ही बता चुका हूं मैं। पहला हुआ कंजंक्शन, यार पहला हुआ कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ही सब्जेक्ट। तीसरा ही क्या है? प्रोनाउन। तो अब कहा गया कि क्या कोई ऐसा है ये तीनों की जगह ले ले, कंजंक्शन का भी काम कर ले, प्रोनाउन का भी काम कर ले, सब्जेक्ट भी बन जाए, हु बोले हम करेंगे, हम हमारे अंदर ये सब खासियत है, हम रिलेटिव प्रोनाउन है, हमको कंजंक्शन की तरह भी यूज कर लो, प्रोनाउन की तरह भी यूज कर लो, सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर लो,
और इंसान तो है ही है वहाँ पे स्टूडेंट, उसी के लिए मैं लगूंगा। तो आ गया, तो ये कट गया, ये कट गया, उसकी जगह पे हु लगा दिया। अब हु देखो क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये छोटा हो गया ना सेंटेंस, इतना पार्ट शार्ट हो गई। तो इंग्लिश यही ट्राई करता है कि चीजें रिपीट ना हो, जितना छोटा फॉर्म कर सकते हो उतना छोटा फॉर्म रखो। तो छोटा कर दिया गया उसको, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ के। क्लियर? चलो अब एक टेक्निकल चीज देख लो। रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होता है ना, जो मैं कब से बता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको टेक्निकल भाषा में या ग्रामर की लैंग्वेज में एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, पूछ लेगा व्हाट इज एंटीसीडेंट, सेंटेंस दे देगा, बोलेगा इसमें एंटीसीडेंट बताओ। अब पता ही नहीं है एंटीसीडेंट क्या होता है तो कैसे बताओगे? ठीक है, तो ये मतलब क्या है कहने का, हु के पहले वाला जो नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो नाउन है, इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि पहले आने वाला, तो जो पहले आ रहा है वही हो गया एंटीसीडेंट। ठीक है, बोलोगे सर ये टू क्लॉज लिखा हुआ इसका तो कोई जिक्र नहीं किया। अभी देखो, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दो क्लॉज थे, तो यहाँ पे दो क्लॉज की बात हो रही तो टू क्लॉज वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है, अभी हु में ही थोड़ी सी और वैरायटी है, आगे आ जाओ, देखो कैसे कंफ्यूज करता है हु। पहले एग्जांपल देखो, थ्री क्लॉज मत देखना, हाँ देख तो यही हो गया। पहले एग्जांपल देखो, दिस इज द बॉय हु इज अ स्टूडेंट हु केम यस्टरडे। चलो, दिस इज द बॉय एक क्लॉज हुआ। अब बार बार नहीं मैं वेरिएंट करके बताऊं कि ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इतना तो पता चल ही जाता है आपको। ये इसकी वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज, ये इसकी वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट, तीसरा क्लॉज, मतलब तीन क्लॉज आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हु यहाँ, हु यहाँ, तो इंग्लिश बोलती यार हम ना रिपीट हो चीजें, उसी के लिए तो प्रोनाउन लाए हैं। तुम प्रोनाउन को ही रिपीट करा कर लगाए हो, हु को ही दो बार लिख दिए हो, तो कहा गया इसको भी छोटा करो। ठीक है, कैसे छोटा करेंगे? चलो, ये वाला हु हटा के आप इसकी जगह पे कॉमा लगा दो। ठीक है, ये कॉमा लगाने से क्या हो गया कि ये वाला हु इस क्लॉज के लिए भी सब्जेक्ट का काम करेगा और इस क्लॉज के लिए भी सब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए भी सब्जेक्ट और इसके लिए भी सब्जेक्ट। तो फॉर्म कैसे बनेगी? कोई पहले क्लॉज लिखा होगा, उसके लास्ट में नाउन या प्रोनाउन, ये क्लॉज है, उसका नाउन या प्रोनाउन ये लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद हु लिखा रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब लगी होगी, चलो वर्ब लगी है, उसके बाद आगे की चीजें उस वर्ब से रिलेटेड, फिर कॉमा लगाएंगे, मतलब ये हु के जगह पे क्या लगेगा? कॉमा, ना कि हु। फिर वर्ब लिखी होगी, फिर उसके बाद आगे की चीजें लिखी होगी जो भी लिखा उससे। तो मतलब कहने का क्या है कि जब हमको ये लड़का है इसी के बारे में एक नहीं दो इंफॉर्मेशन जोड़नी है, कि वो लड़का भी है, हु इज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट भी है, और वही कल भी आया था, हमको दो इंफॉर्मेशन देनी उसके बारे में और एक ही साथ जोड़ना है। तब कैसे करोगे? तो बस इसी लड़के की बात हो रही ना, इसका भी सब्जेक्ट यही है, इसका भी सब्जेक्ट यही है, हु, तो ये वाला हु हटा दो, यहाँ कॉमा लगा दो। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे फॉलो होगा, जहां पे हु क्या काम करेगा? दो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, दो क्लॉज के लिए, एक इस क्लॉज के लिए, एक इस क्लॉज के लिए। कॉमन निकाल के, ऐसा समझ लो कि कॉमन निकाल के लगा दिए, हु दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, चलो, तो इसमें क्लॉज कितने थे गिना दिए मैंने, एक दो तीन, इसी वजह से मैंने लिखा है थ्री क्लॉज। ठीक है, फिर सर आपने दोबारा थ्री क्लॉज क्यों लिखा? आ जाओ देख लो, दिस इज द बॉय हु दे से रन्स फास्ट। अब भी देखो, दिस इज द बॉय पहला क्लॉज, दे से क्या है? वो उसका सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज,
रन्स फास्ट, रन्स क्या है वर्ब, इसके पहले तो कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो ये सब्जेक्ट ढूंढेगा अपना, तो उसका सब्जेक्ट आपने हु बना दिया। ठीक, तो ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया। चलो, रन्स का सब्जेक्ट आपने हु को बना दिया, ठीक है, ये है वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन जब आपने इसको जोड़ा है यहाँ पे, तो ये इसका तो सब्जेक्ट पहले से मिल गया है, तो ये इसके लिए क्या हुआ, से के लिए ऑब्जेक्ट हुआ। अभी देखो कंफ्यूजन आया, सर हु तो अभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी बन गया। जी हाँ, हु ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन केवल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। कहना क्या चाहते हैं सर, कहने का मतलब क्या है कि ये आगे सब्जेक्ट बना है ना, तभी ये इधर ऑब्जेक्ट बनेगा। सोचो कि ये ना लिखा रहे तब हम उसको ऑब्जेक्ट बना दें, नहीं, तब आप होम लगाओ, अभी होम का देखेंगे आगे क्या है। लेकिन केवल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है हु, ठीक है, क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट आगे बना होगा तो पीछे ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए तो ये सब्जेक्ट बना है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो ना, दे से द बॉय, किससे बोले, लड़के से बोले, ठीक है, तो लड़का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ये अब हु लड़के की जगह पे लगा हुआ है हु, तो हु क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, हु ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो, मतलब आप कहीं सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है और पहले वाले में हमको हो सकता है उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ होम लगा दीजिए ना। अगर होम लगा दोगे तो इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो हु दोनों काम कर सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का, लेकिन आगे कहीं सब्जेक्ट का बनना जरूरी है उसका, ऐसा ही नहीं बन जाएगा, ठीक है। और देखो तो क्या बात निकल के आई, देखो पहला कोई क्लॉज लिखा होगा, ये क्लॉज लिखा, उसका हमने नाउन या प्रोनाउन पकड़ लिया, ठीक है, फिर हु लगा है, वो भी देख लिया हमने, फिर यहाँ पे अदर सब्जेक्ट लिखा हुआ, दूसरा सब्जेक्ट लिखा हुआ, सब्जेक्ट दे क्या है, कोई लेना देना है क्या बॉय से, नहीं, दे मतलब वो लोग कहते हैं कि ये वो लड़का है जो तेज दौड़ता है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ, ये उसकी वर्ब हो गई, फिर एक वर्ब आई उसके आगे जो भी लिखा हो, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसके लिए ये हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके लिए ये हु ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या था, इसके लिए भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसके लिए भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था। बात पकड़ में आ रही है, तो हु के क्या क्या यूज हुए, पहले स्टेप में आया कि वो सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरे सेंटेंस में आया कि जब तीन क्लॉज हो जाएंगे तब क्या बनेगा, दो सब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो फिर तीन क्लॉज आ गए तो हो सकता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। वो बोलता है सब काम कर तो लेंगे मुझसे, जो करवाना है करवा लो, झाड़ू लगवा लो, पोछा भी लगवा दो, बर्तन धुलवा लो, ठीक है, सब काम कर देगा, तो बहुत ही इको फ्रेंडली बंदा है वो। चलो आगे, देखो लिखा है मैंने, हु सब्जेक्ट की तरह, हु सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह, फिर हु ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह, मतलब कॉमन चीज क्या निकल के है कि वो सब्जेक्ट जरूर होगा, सब्जेक्ट जरूर होगा, हो सकता है कि उसके बाद सब्जेक्ट हो सकता है ना हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, केवल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है वो, ठीक है। अभी होम देखोगे तो इजीली समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। आ जाओ, कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, दिस इज द थीफ हु हैज पनिश्ड, देखो दिस इज द थीफ पहला क्लॉज, हु वाज पनिश्ड दूसरा क्लॉज, थीफ के हिसाब से थीफ के लिए हु लगा और उसी के हिसाब से वर्ब लग गया, सेंटेंस करेक्ट। दूसरा देखो, दिस इज द थीफ हु दे थॉट हु वाज पनिश्ड, पहले वाले कितने क्लॉज थे, सर दो क्लॉज थे, पहला क्लॉज ये, दूसरा क्लॉज ये, ठीक। दूसरा देखो, दिस इज द thief who they thought who was punished, देखो दिस इज द thief
पहला क्लॉज हु दे थॉट, दूसरा क्लॉज हु वॉज पनिश्ड, वर्ब उसका सब्जेक्ट, तीसरा क्लॉज, मतलब 3 क्लॉज है। तो कॉमा वाला काम आएगा यहाँ पे। देखो तो ये वाला हु हटा के आप कॉमा लगा दो, इसका सब्जेक्ट चाहिए हमको, ठीक है। और इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो ना, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है दे, तो इसके लिए ये क्या हुआ, हु ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए सब्जेक्ट। ये इसका वाला एग्जांपल हो गया, ये इसका वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। और देखो द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच वाज पनिश्ड। देखो ये थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड। द थीफ, ठीक, नाउन लिखा हमने, हु हैड स्टोलन अ वॉच, और उसी के बारे में हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया, मतलब उसका एडजेक्टिव लिख दिया पूरा। एक वर्ड होता तो पहले लिख देते हैं, पूरा क्लॉज ही लिखना है, उसके बारे में बताना है कि वो चोर जो घड़ी चुराया था, हमको इतना बड़ा लिखना है, तो उसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। वॉज पनिश्ड, तो द थीफ वॉज पनिश्ड पहला क्लॉज, और ये दूसरा क्लॉज हु हैड स्टोलन। इसमें कितने क्लॉज हैं सर, 2 क्लॉज हैं, 3 मत कहने लगा, ठीक है। पहली वर्ब उसका सब्जेक्ट, ये वाली वर्ब उसका सब्जेक्ट, द थीफ, खत्म, 2 क्लॉज निकल के आए। चलो और देखो दिस इज द स्टूडेंट हु हैड स्टोलन अ बुक वाज पनिश्ड। जब भी क्लॉज ढूंढना हो, वर्ब ढूंढना चालू करो, उसका सब्जेक्ट ढूंढो, जितने पेयर मिलेंगे उतने क्लॉज होंगे। आ जाओ, इज क्या है वर्ब, दिस क्या है सब्जेक्ट, मतलब पहला क्लॉज। हैड क्या है वर्ब, तो वो उसके लिए क्या होगा सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज। अब उत्तर वॉज पनिश्ड, वॉज पनिश्ड, वॉज है तो मतलब इसका सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो यहाँ पे आपको कॉमा होना चाहिए। यहाँ पे बुक वॉज पनिश्ड, बुक थोड़ी ना होगी पनिश्ड, यहाँ पे कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है। पहला क्लॉज हु हैड स्टोलन अ बुक वॉज पनिश्ड, तो इस वॉच के लिए ये हु सब्जेक्ट, हैड स्टोलन अ बुक, और ये वाले के लिए भी सब्जेक्ट हो गया, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाले का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ऊपर नीचे है, लेकिन मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिखा है, जिससे लाइन्स ने लिखा हो कि ऊपर वाला है तो ऊपर वाला पहचान लिए, सेकंड वाला है तो सेकंड वाला ही होगा, नहीं पहचान कैसे पाओगे, आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं, ये ना भी लिखा हो ऊपर वाला तब भी पहचान जाओ, ठीक है। देखो क्या निकल के आया, ये वाला सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल, ये वाला हु वॉज पनिश्ड दे थॉट, ये कौन सा था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला, ये वाला कौन सा था नॉर्मल 2 क्लॉज का, और ये वाला कौन सा था सब्जेक्ट सब्जेक्ट। आया समझ में, इनको ना समझ में आया हो वो एक बार खुद ये सेंटेंस पढ़ो तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ तो वो तो आ ही रहा है, जब अपने से एक बार रिवाइज कर लोगे तो खत्म ही हो जाएगा एकदम, ठीक है। आगे चलो, ये खत्म हुआ हु, अब होम पढ़ेंगे। अब हु हमने पढ़ लिया है तो होम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हु की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, तो होम भी देख लेते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। होम भी क्या होगा, पर्सन के लिए होगा, दिमाग में रखना है, हु होम, अभी आगे हुज पढ़ेंगे, वो भी पर्सन के लिए होगा, ठीक, इंसान के लिए केवल। और होम की खासियत क्या होगी कि वो ओनली ऑब्जेक्ट, जैसे हु का क्या देखे हम लोग कि वो जरूरत पड़ने पे कि आगे कहीं सब्जेक्ट बन रहा है तो पीछे अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो बना दो, बोलेगा बना लो, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन होम का क्या है, बोलेगा बेटा हमारा काम ऑब्जेक्ट बनने का है, हम ये हु वाला काम नहीं करते हैं कि कुछ भी बना लो, फिक्स है तो फिक्स है। होम हम ऑब्जेक्ट है, तो ठीक, ओनली ऑब्जेक्ट। चलो, और होम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन पता ही है, ठीक। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बॉय whom आई मेट। देखो दिस इज द बॉय पहला क्लॉज, मेट वर्ब है, उसके सब्जेक्ट दिया है आई, मतलब दूसरा क्लॉज। अब दोनों को सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल गया, फिर भी हमको कनेक्ट करना है सेंटेंस को,
तो ऑब्जेक्ट की तरह कनेक्ट हुआ ना, क्योंकि जब इसका सब्जेक्ट मिल गया है तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। मतलब आई मेट द बॉय, अगर ऐसे तोड़ के देखो, आ जाओ तोड़ के ये देख लेते हैं ये सेंटेंस बना कैसे होगा, इसको कैसे डिराइव किया हुआ होगा। जैसे हम लोग पहले देखे थे ना, तो दिस इज द बॉय एंड आई मेट द बॉय, इसको टुकड़ों में ऐसे बोला जाएगा और उसी को जब रिलेटिव प्रोनाउन बना के बोलोगे तो ऊपर की तरफ बोलोगे। ठीक है, आ जाओ देखें। एंड क्या है? कंजंक्शन है, बोलोगे सर। द बॉय, बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है, मेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर द बॉय की जगह हमको प्रोनाउन लिखना हो तो क्या लिखोगे? हिम लिखोगे। ठीक है, हिम प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन हो गया। डिमांड आई फिर से रिलेटिव प्रोनाउन की। बोला भैया कोई रिलेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट भी बन सके, कंजंक्शन भी बन सके, प्रोनाउन भी बन सके? तो इस बार हुम बोले, हम है ना, हम केवल ऑब्जेक्ट ही बनते हैं, हम हु वाला काम नहीं रखते हैं। एकदम श्योर पक्का है, हमको बना दीजिए। आज पूछता आगे कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं बनना है, नहीं तो फिर हु है आपके पास। तो बोला नहीं भैया आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, केवल ऑब्जेक्ट बनना है। तो हु बोला भैया बनाओ, हमको बनाओ, हम काहे लिए हैं। तो आगे लगा दिए हुम यहाँ पे। अब ये हुम क्या क्या काम कर ले रहा है? ऑब्जेक्ट का, इसी को उठा के यहाँ रख दिए। ये क्या था? ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का काम कर लिया उसने। कंजंक्शन का भी काम कर लिया उसने। प्रोनाउन तो है ही वो, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तैयार हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हूं। ऐसे डिराइव हुआ, ऐसे ये मेन सेंटेंस था, उसको शॉर्ट फॉर्म करके ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, तो होम का डेरिवेशन क्या था देख लिए। हु का डेरिवेशन क्या था? वो सब्जेक्ट की जगह पे था तो सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की तरह से घूम के गया है। ठीक है, और देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज द स्टूडेंट हु होम आई नो। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हु लगेगा या होम लगेगा? तो आ जाओ छांटो यहाँ पे डायरेक्ट। पहला क्लॉज आई नो, दूसरा क्लॉज जरूरत किसकी होगी हमको? केवल ऑब्जेक्ट की। तो केवल ऑब्जेक्ट कौन बनता है? सर होम बनता है, होम नहीं बनता है। इजी, चलो मैंने बोला था होम इजी हुआ क्योंकि वो पॉइंट चुके हम लोग। आगे देखो, होम क्लियर हो गया दोनों। अभी देखो, अब इन दोनों की थोड़ी लड़ाई करा देते हैं। लड़ाई मतलब थोड़ा कंफ्यूज, जब अब कंफ्यूजन ये आएगा कि हु होम में भी कंफ्यूजन आता है, कहाँ पे लगाए कहाँ पे ना लगाए। चलो देख तो लिए हैं, अभी देखो कंफ्यूजन कैसे आएंगे। हु का हमने क्या देख लिया कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह हो सकता है, मतलब दो सब्जेक्ट की तरह भी बन सकता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन होम भैया बोले हम केवल ऑब्जेक्ट बनाओ, दुनियादारी से मतलब नहीं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, दिस इज द thief whom who was punished। क्या लगेगा? बोलोगे सर वर्ब लगी है, वर्ब का तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है इधर, कौन बन सकता है सब्जेक्ट? हु होम नहीं, होम नहीं बन सकता है, तो हु लगाओ। चलो, दिस इज द thief who या whom I saw yesterday। saw वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, तो मतलब जरूरत किसकी है हमको? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? होम, केवल ऑब्जेक्ट। आगे कोई सेंटेंस है कहीं सब्जेक्ट बनाना नहीं, तो केवल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगा यहाँ पे? हु नहीं होगा, होम होगा। आया समझ? और देखो, दिस इज द thief हु या whom I saw yesterday runs fast। देखो पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज कॉमा लगा के जुड़ा है, तो ये रन्स है तो इसको भी तो सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ आई लगा है तो मतलब ये तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हु बोला भैया यहाँ हमारा काम है, हम ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट का भी काम कर लेते हैं, जरूरत पड़ी तो, लेकिन दोनों बनने चाहिए, केवल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उनको। ठीक है, तो यहाँ आगे सब्जेक्ट भी बनाना है, ऑब्जेक्ट तो कौन लगेगा यहाँ पे? होम क्यों नहीं लगा सकते? होम लगा दोगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट कहाँ जाएगा?
वो तो कहेगा ना हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा काम नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे चलो। दीज आर द स्टूडेंट्स हु या whom वी हैव सेलेक्टेड आर गुड। देखो, दीज आर द स्टूडेंट्स, पहला क्लॉज, वी हैव सेलेक्टेड दूसरा क्लॉज, आर गुड, आर क्या होती है? वर्ब होती है, तो उसका सब्जेक्ट चाहिए। फिर वही वाला काम है, आगे सब्जेक्ट बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कौन आएगा? हु आएगा। बोले तो दोनों काम करते हैं, बना लो। होम नहीं आएगा, हु आएगा। इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि अब हु में कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब हु बोलेगा कि हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, बना लो, केवल ऑब्जेक्ट हम नहीं बनेंगे। होम बोलेंगे हमको केवल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। ठीक है, आगे चलो। अब हु हुम में ही आता है केस ऑफ प्रेपोजिशन। सर ये क्या है? अब हमको कहीं प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ी हु या हुम के साथ लगाने के लिए, तो पहले देख लेते हैं किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, और लगता है तो कैसे लगता है। आ जाओ। एक चीज हम लोग प्रीपोजिशन में देखे थे कि अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो उसके बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। पता है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। इतना तो पता है प्रीपोजिशन का रूल हमको। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव रोल कौन करता है? होम करता है। तो होम प्रीपोजिशन के बाद लग गया। ठीक है, तो मतलब प्रीपोजिशन के बाद सिंपल सा है कि होम ही आएगा। क्लियर? आगे देखो सेंटेंस। दिस इज द स्टूडेंट अबाउट होम या हु आई वॉज टॉकिंग। आई वॉज मतलब ये सब्जेक्ट, इसका वर्ब, तो हमको जरूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है? होम लगेगा। ऐसे भी देख लिए। दूसरी तरीके से देखो, अबाउट क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब होम लगेगा, हु नहीं लगेगा। ठीक है, इधर से भी सेटिस्फाई हो गया, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए था, और इधर से भी सेटिस्फाई हो गया। सही है। द स्टूडेंट हु या whom आई मेट, बोलोगे आई मेट है तो मतलब हमको whom चाहिए, who नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, सर आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे तो आपने प्रीपोजिशन लगा दिया? अभी तक आप जितने एग्जांपल दे रहे थे उनमें कहीं प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे थे, अचानक लिख क्या दिए कि केस ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन ही लगाने लगे, है ना? तो देखो कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या समझ लिए हम लोग? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, होम लगता है। आप सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि कहाँ हमको पता चलेगा कि प्रीपोजिशन लगाना है और कहाँ पता चलेगा कि नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग हु के साथ लगाना है कि नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में फिर स्टेप नंबर 2, हाउ टू चेक प्रीपोजिशन नीड और नो नीड। जरूरत है या नहीं है? प्रीपोजिशन पे डिपेंड करता है ना कि जहां जरूरत हो वहीं लगाएंगे, हर जगह जबरदस्ती नहीं लगा देना है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आओ एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। दिस इज द स्टूडेंट हु या whom आई मेट। ये एग्जांपल मैंने पहले लिखा था, आपने बोला था कि आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट, मतलब whom होगा सर, वो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग की मदद करेंगी डेरिवेशन। हम लोग मेन सेंटेंस देखते थे, उसका कैसे बनाया गया रिलेटिव प्रोनाउन लगा के पता चल जाता था कि हु हुम कैसे क्या लगना है। अब यहीं पे मदद करेगा कि आपको ये पहचानने में कि वहां पे प्रीपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा। देखो इसी का डेरिवेशन किससे ये बना होगा वो देखते हैं। दिस इज द स्टूडेंट एंड आई मेट द स्टूडेंट। होम किसके लिए आया है? ये द स्टूडेंट के लिए ना, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह भी लगेगा मेट के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा रहा होगा, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बना के ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस ये लिखा है, दिस इज द स्टूडेंट अबाउट होम आई वॉज टॉकिंग। सर यहाँ पे कोई प्रोपोजिशन आपने नहीं लगाया और यहाँ पे लगा दिए अबाउट, तो इसका डेरिवेशन नहीं किससे आया होगा? तो जैसे लिखा गया दिस इज द स्टूडेंट, ये लिखे
एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट whom, किसके लिए लगा है? द स्टूडेंट के लिए। अबाउट द स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखेंगे? अबाउट। अबाउट क्यों लिखे? हम कह रहे इतना लिखा हो अबाउट, ऐसे छोड़ दिए खाली तरह। टॉकिंग द स्टूडेंट, बात कर रहा था स्टूडेंट। लिंक हो रहा है? नहीं। जोड़ने के लिए, मतलब रिलेट करना है। रिलेट करने के लिए कौन से आते हैं? प्रीपोजिशन। तो लगाओ ना, टॉकिंग टू, टॉकिंग फॉर, टू, जो भी प्रीपोजिशन की जरूरत हो कुछ ना कुछ तो लगाना लगेगा, तभी तो वो लिंक करेगा ना। तो यहाँ पे लगा दिए टॉकिंग अबाउट, के बारे में। तो ठीक है, यहाँ अबाउट लिख दिए। अभी देखो यहाँ पहुंचे कैसे। द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन। जब ये हूं तो यहीं से डिराइव हुआ। हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट कंजंक्शन प्रोनाउन के लिए हूं का यूज कर लिए। अगर आप केवल हूं को उठा के लेके चले गए तो ये यहाँ पे अबाउट लगा हुआ है, ये बोलेगा हम तो अकेले पढ़ गए। अरे हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमको, अकेले कैसे लगा दोगे हमको? प्रीपोजिशन क्या बोलता है कि हमको तो आगे चाहिए भैया, हमारा ऑब्जेक्ट दो, हमको चाहिए ही चाहिए, हमको अकेले क्या हाथ रख दोगे? तो whom के साथ ही उठा के उसको भी रख दिए साथ में। तो इसी वजह से यहाँ अबाउट whom आया है। ये अकेले नहीं चला जाएगा ऑब्जेक्ट पूरा। यहाँ पे नहीं जरूरत थी आई मेट द स्टूडेंट, डायरेक्ट कोई लिंक करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। तो डायरेक्ट whom लगा दिए यहाँ पे, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने एडिशनल प्रीपोजिशन लगाया है, तो यहाँ से अगर स्टूडेंट के लिए आपने whom लगा दिया, यहाँ पे ला दिए, तो प्रीपोजिशन तो अकेला पड़ गया, तो उसको भी ले जाना पड़ेगा साथ में। चलो से ले जाते हैं। अब ये डेरिवेशन हम लोग की हेल्प कर रही है समझने में कि कहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे बाय whom होगा, कहाँ पे बाय whom की जरूरत नहीं है, अबाउट whom की जरूरत नहीं है, या कोई भी प्रीपोजिशन जो जरूरत होगी सेंटेंस में। और देखो, दीज आर द बॉयज टू whom आई वॉज टॉकिंग। देखो पढ़ने में हो सकता है अटपटा लगे, टू whom आई वॉज टॉकिंग। टॉकिंग वो डायरेक्ट देखो लिंक करके, टॉकिंग का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द वॉइस। आप यहां ऐसे हटा के देख लो, दीज आर द बॉयज टॉकिंग द वॉइस। अरे टॉकिंग टू द बॉयज, टॉकिंग फॉर द बॉयज, उसमें कुछ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा ना, तब तो वो लिंक करेगा। तो जब लिंक करेगा तो टू लगा दिया गया भाई। तो जब आपने द बॉयज को ऑब्जेक्ट की जगह से उठाया तो पूरा टू के साथ ही उठा लिया। आ गया समझ में कि कब प्रीपोजिशन whom के पहले लगेगा, कब नहीं लगेगा। अगर उसका डेरिवेशन देख लो, अगर आप डायरेक्ट बोल पा रहे हो, जिसे क्या है, जैसे यहां पे हम लोग आई मेट द स्टूडेंट बोल सकते हैं, आई मेट द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की जगह पे स्टूडेंट को रख दिया, डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन यहाँ पे टॉकिंग द स्टूडेंट नहीं बोल सकते हैं, टॉकिंग टू द स्टूडेंट, टॉकिंग फॉर द स्टूडेंट, कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। जब वहां चाहिए तो वहां पे अगर आप उसके लिए whom लगाए हो तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन की जरूरत है। क्लियर हुआ इतनी कहानी? समझ में आई? और चलो स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या आता है सर? आ जाओ देख लो। दीज आर द बॉयज अबाउट whom वी वर टॉकिंग वर रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे हु वाली कहानी ये आ गई कि सर हु के साथ भी क्या प्रीपोजिशन लग सकता है? लग सकता है कि नहीं? पहली बात तो वो जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तब तो लगता नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में ही लगता है प्रीपोजिशन, सब्जेक्टिव केस में तो लगेगा नहीं। लेकिन कहाँ पे हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है हु, ऑब्जेक्ट की तरह भी, अगर आगे कहीं सब्जेक्ट की जरूरत है तो। ऐसे पढ़े थे। तो जब ऐसा सेंटेंस आया देखो, दीज आर द बॉयज, पहला क्लॉज, अबाउट whom वी वर टॉकिंग दूसरा क्लॉज, आर रेडी टू हेल्प यू, आर वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, आपने इधर लाया, ठीक है।
अभी इतने फोकस करो, देखो इसको सब्जेक्ट चाहिए, आपने इधर लाया, यहाँ होम भैया बैठे हुए हैं, होम कहाँ से सब्जेक्ट बन जाएगा? ठीक है, हमने कहा लो हटा देते हैं, हम हु कर देते हैं, तो ये गुस्सा हो गए प्रीपोजिशन भाई साहब, कहा भैया हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस लगती है, तो कहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगा इधर? तो क्या किया गया, इनको कहा गया भैया तुम निकल लो कोने में, जहां से आए थे उधर ही निकल लो। हु भाई साहब हमारे यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इनको दूर हटा दिया गया कि तुम दूर रहो, बहुत गुंडगी दिखा रहे हो, वहीं से बोल लो ना, वहीं पे रहो। ठीक है, हम यहाँ पे संभाल ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम बन जा रहे हैं, क्योंकि हमको अब आगे सब्जेक्ट भी बनना है यहाँ पे। तो हु कहेगा हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, प्रीपोजिशन को हटाओ यहाँ से, बहुत नौटंकी कर रहा, बोलो ऑब्जेक्ट 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 नहीं मिलेगा, कोने में जाके खड़े रहो। ठीक है, तो क्या मतलब समझ में आया कि जब हमको हु के केस में हु को हम एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन को हम लोग सेंटेंस के क्लॉज के लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग अबाउट, तो यहाँ हु लगा दिए, ये भी खुश, चलो वी वर टॉकिंग अबाउट, इसका सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया और इसके लिए सब्जेक्ट ये हो गया, दोनों फुल हो गए, काम भी हो गया और इसको लास्ट में भी लगा दिया। ठीक है, तो हु के केस में जब ऑब्जेक्ट की तरह हु को यूज करना हो और हमको प्रीपोजिशन लगाना है, तो क्लॉज के लास्ट में लगा दो, चल जाएगा, वो भी परेशान नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं होगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, दीज आर ऑल द स्टूडेंट्स whom we were talking about are good। एग्जामिनर ऐसे दे दिया और इसने स्लैश स्लैश जहां पे लगा हुआ है ऑप्शन दे दिया कि इन्हें बताओ किस में गलती है, तो आप कैसे बताओगे? बोलोगे सर आर गुड, पकड़ लिए कि ये सर वही वाला केस है जिसमें हु मदद करेगा हमारी, ऑब्जेक्ट भी बनेगा और सब्जेक्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हु वी वर टॉकिंग अबाउट, वट रख लिया, होम के साथ ही लगेगा केवल प्रीपोजिशन, काट के चले आए यार, होम नहीं होगा यहाँ पे, हु होगा, गलती ये वाले पार्ट में है। ठीक है, नहीं तो बच्चे इसमें लगा के चले आए अबाउट में, कि अबाउट नहीं, अबाउट को होम के पहले लगा दो, नहीं यहाँ पे हु यूज होगा, क्योंकि ये वाले सेंटेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वाले सेंटेंस के लिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। केवल होम लगा दोगे तो इसका तो काम बन जाएगा, ये बोले भैया हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, होम तो सब्जेक्ट बनता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के एरर देगा, तो ये पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, मेरे में हिंदी टाइपिंग नहीं हो रही थी। हु के केस में प्रीपोजिशन उसी क्लॉज के एंड में यूज होता है जब उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो। ठीक है, चलो चलिए कहानी आज की खत्म होती है। तो आज हम लोगों ने हु और हुम को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, पूरा डिस्क्राइब करके मैंने बता दिया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, तो इसको एक नहीं 2-3 बार देखो, समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में टाइम लगता ही लगता है। और ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, तो 2-3 बार देखो, समझ में आएगा। कल हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे, हु हो गया, अब विच से शुरू होगा कल। तो अभी रिलेटिव प्रोनाउन के और पार्ट्स होंगे, पार्ट्स बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो जो टर्म्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, एक बार फिर आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।